नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं सोने की लंका कंगाल। पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक बदहाली से घिरते जा रहे श्रीलंका में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान तक कर दिया गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया है और कर्ज के भारी भरकम बोझ से श्रीलंकाई करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगभग आधी हो चुकी है, जिसके चलते कई जरूरी चीजों के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल और गैस खरीदने के लिए भी लंबी कतारें लग रही हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीन की कीमत 290 रुपए किलो तो चावल की कीमत 500 रुपए किलो तक हो चुकी है। वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है और ये पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। और इसके चलते श्रीलंका के सामने आजादी के बाद का सबसे गंभीर संकट भी उत्पन्न हो गया है। अभी इस छोटे देश की स्थिति ऐसी है कि एक कप चाय के लिए भी लोगों को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रेड और दूध जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं अगर खबरों की माने तो अभी श्रीलंका के ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपए हो गई है। और अगर दूध पाउडर की कीमत की अगर बात करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, दूध के पाउडर की कीमत 1975 रुपए किलो हो चुका है। तो वहीं एलपीजी सिलेंडर 4119 रुपए में मिल रहा है और इसी तरह पेट्रोल 254 रुपए लीटर हो गया है, डीजल 176 रुपए लीटर बिक रहा है। और आखिर में श्रीलंका ने क्यों ये हालात बद से बदतर बने हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो सोने की लंका कंगाल हो चुकी है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह इसकी बताई जा रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। क्यों इतने महंगे दामों पर चीजें मिल रही हैं, जो जरूरी चीजें हैं, दूध, फल, इन सब चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। दूध पाउडर की कीमत की अगर हम बात करें तो 4,500 रुपए किलो मिल रहा है। ब्रेड के पैकेट की कीमत की अगर हम बात करेंगे एक तो 150 रुपए का एक पैकेट जो है वो ब्रेड का मिल रहा है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि सोने की लंका क्यों कंगाल हो गई है, कैसे श्रीलंका कंगाल हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं और इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं यामिनी अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। यामिनी जी, सबसे पहले हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति देखने को मिल रही है श्रीलंका की, ये किस कारण से हुई है कि वहां पर 17% को भी पार कर चुकी है महंगाई की दर? जी देखिए, श्रीलंका में एक ट्विन डेफिसिट है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके अंदर जो उसका फिस्कल डेफिसिट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और जो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसको आम शब्दों में कहें तो जो सरकार का खर्च था वो उसके रेवेन्यू से कहीं ज्यादा था और जो वो आयात कर रही थी वो उसके निर्यात से कहीं ज्यादा था, जिसकी वजह से जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में काफी ऐसे स्टेप्स लिए गए जो बहुत तरीके से सही नहीं थे। जैसे 2019 के इलेक्शन से पहले टैक्स कट्स की बात की गई और डीप टैक्स कट्स किए गए, जो ओवरऑल इकोनॉमी में एक काफी हद तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही जी। अभी देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप कर गए हैं 2.4 बिलियन और उनका जो डेट है वो $4 बिलियन के आसपास है। $4 बिलियन की पेमेंट है इंटरेस्ट की। अगर उसकी स्थिति में वो अपनी डॉलर डेट पेमेंट्स जो है वो नहीं कर पा रहे हैं और जो है जो एसेंशियल कमोडिटीज वो इंपोर्ट करना चाहते थे वो इंपोर्ट भी महंगा हो गया है क्योंकि करेंसी को बहुत ज्यादा गुना पे डेप्रिशिएट कर दिया गया। इन्हीं कुछ प्रमुख कारणों की वजह से ये जो स्थिति बनी है वो काफी ज्यादा एग्जैगरेट कर गई है और इस समय जो मुद्रा स्थिति की दर है वो कहीं गुना ज्यादा तीव्रता से बढ़ रही है। बिल्कुल यामिनी जी, लेकिन जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं अभी श्रीलंका में, क्योंकि छोटे छोटे चीजों को लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो जरूरी चीजें हैं उनकी कीमत भी आसमान छूती हुई नजर आ रही है। तो इसके पीछे की वजह एक ये भी बताई जा रही है कि शायद श्रीलंका की बदहाली का कारण भारी भरकम कर्ज भी है। तो क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कर्ज है और उसकी जो डॉलर पेमेंट्स हैं वो एक काफी हद तक जो है मुश्किलों में डालती है। जैसे मैंने कहा, ट्विन डेफिसिट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट है, उसको कैसे फाइनेंस कर रहे हैं कि सरकार का जो कर्जा है वो सरकार कहाँ से कर्जा उठा रही है। एक जो करंट अकाउंट की बाहर से कोई चीज जो है परचेज करनी है
तो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर उनके लिए वो कर्जा लेती है तो उसे कर्जे को भी चुकाना पड़ता है, जो कहीं गुना ज्यादा है अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट का अपने टोटल रिजर्व से, जिसकी वजह से जो समाप्ति हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वजह से, उसकी वजह से करेंसी इमीडिएटली डेप्रिशिएट की गई और जो बाहर से जो कमोडिटीज अब लाई जा रही है वो कहीं महंगे दर पे लाई जा रही है, जिसकी वजह से जो आप कीमतें देख रहे हैं वो अब आसमान छू रही हैं। जैसे आपने ब्रेड की कीमत की बात की, चाय की बात की और चीजों की बात की। बिल्कुल। तो ये भारी भरकम जो कर्ज है वो श्रीलंका की बदहाली का कारण बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे और भी ये है, यामिनी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो किन चीजों पर निर्भर करती है, क्योंकि महंगाई घटती और बढ़ती रहती है, सरकारों पर इसकी चीजें लगाई जाती है, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो अर्थव्यवस्था किन चीजों पर निर्भर कर रही है? जी, अर्थव्यवस्था इस बात पे निर्भर करती है कि आपका उत्पादन कितना है और किस तीव्रता से बढ़ रहा है, उसके अंदर जो कंजम्पशन है वो किस तरीके से कर रही है, और जो सरकार खर्च कर रही है वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे खर्च कर रही है या सिर्फ पैसा बांट रही है। इकोनॉमी बहुत सारे पैरामीटर्स को देख करके चलती है, जिसमें एक जीडीपी का ग्रोथ रेट एक प्राइम पैरामीटर होता है कि आपका उत्पादन कितना हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। उसके साथ साथ कोशिश की जाती है कि अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या फिर आपकी इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ है, या आपकी जो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट्स कितने हैं। तो अभी जो स्थिति बन रही है श्रीलंका में वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसे हम कहते हैं वो उत्पन्न कर रही है। ये सारी स्थिति हमने भी देखा था कि हमारी भी स्थिति काफी बुरी पहुंच गई थी 1990s के आसपास, जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। जब भी किसी इकोनॉमी के रिजर्व्स कम हो जाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, पर हमने वो रिफॉर्म के प्रोसेस के थ्रू अपनी इकोनॉमी को आगे ठीक किया था और एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ वापस आए थे। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसकी आवश्यकता होगी। एक और चीज जो देखी गई है श्रीलंकन इकोनॉमी में, खासा तौर पे कहा जा रहा है कि करप्शन के कारण भी जो डेट है वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में नहीं लगा। जो सरकार ने कर्ज लिया वो जो है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में नहीं लगा, जिसके कारण भी हम देख रहे हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो फायदा नहीं पहुंचा पाई लोगों तक। बिल्कुल यामिनी जी, बहुत ही ये बातचीत रही है। आप रहिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जिसमें राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कैसे कंगाल होगा श्रीलंका की अगर बात करें तो अभी काफी बदहाली से वो गुजर रहा है। 17% से ज्यादा जो दर है महंगाई की वो पार हो चुकी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर श्रीलंका का ये हाल हुआ कैसे? जी, ऐसा है कि श्रीलंका में जो ये क्राइसिस है ये शॉर्टेज ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज है और विथ फॉलिंग रिजर्व, तो उसका जो विदेशी कोष है वो लगातार घटता जा रहा है और अभी जो है वो अप्रोक्स 779 मिलियन के आसपास जो है आ गया है। तो जो है ये अब ये हुआ क्या, सवाल ये है ये हुआ क्या। जी मुझे सुन पाएंगे आप? जी जी बिल्कुल। तो ये जो है हुआ क्यों, ये जब सवाल उठता है तो इसका कई सारा कारण है कि एक तो 2019 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ ईस्टर संडे जी, और उसके बाद जो है 2019 में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने जो है कुछ टैक्स कट किए थे और जो है डेट 2019 में काफी टैक्स घटाए गए थे जो गोटाबाया राजपक्ष थे वहाँ के राष्ट्रपति थे, और वहाँ से चीजें जब ये टैक्स कट हुआ था तो वो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए किया। लेकिन हुआ ये कि टैक्स कट के ठीक बाद भी जो है श्रीलंका में ही नहीं सारी दुनिया में कोविड-19 आ गया। अब और श्रीलंका की इकोनॉमी में जो है फॉरेन एक्सचेंज का एक बड़ा सोर्स जो है वो टूरिस्ट से आता है, तो फॉरेन टूरिस्ट श्रीलंका में आता है। तो जो टैक्स निश्चित रूप से जो टैक्स रिड्यूस किया था श्रीलंका के और उससे स्थिति जो है देश की बेहतर होनी चाहिए था। यदि कोविड-19 नहीं आता तो आज जो हम ये मान रहे हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कंगाल कर दिया, तो बात सारी ठीक है कि पेट्रोल की कीमतें जो है 350 के आसपास पहुंच गया, डीजल 200, सारी चीजों में महंगाई है, 14% एंड एबव जो है उनका
इन्फ्लेशन रेट चला गया, वो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन जो है उसमें मुख्य बात जो मुझे लगता है कि कोविड-19 के ठीक पहले जो वहाँ रिफॉर्म्स हुए हैं, उस रिफॉर्म्स को सेटअप होने के लिए समय नहीं मिला, और जब समय नहीं मिला तो ये सारा जो प्रॉब्लम है उसके कारण आया। निश्चित रूप से अंततः जब कोविड-19 आया तो उसके बाद की स्थिति से निपटना सरकार बनती इसलिए कि जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती इसलिए। दूसरा कि श्रीलंका में जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो मिक्स डेमोक्रेसी के 3 फॉर्मेट सारी दुनिया में चलते हैं। एक फॉर्मेट को हम प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट कहते हैं, हाँ। जो अमेरिका में है। एक फॉर्मेट पार्लियामेंट्री फॉर्मेट है जो हमारे इंडिया में चल रहा है, जो हमने ब्रिटिश मॉडल के इन्फ्लुएंस में लिया है। एक मॉडल जो रशिया में है, श्रीलंका में है, जिसको मिक्स मॉडल कहते हैं। वहाँ डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुना जाता है और प्राइम मिनिस्टर हमारे ही तरह पार्लियामेंट में बहुमत वाले दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बनता है, और अधिकारों का उनके बीच में बंटवारा है। तो श्रीलंका के अंदर जो है जो उनकी राजनीतिक तंत्र है, एक तो कमी थोड़ी सी उसमें भी है कि वहाँ कुछ मामले ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के लेवल पे डिसाइड होने हैं, कुछ मामले कैबिनेट में डिसाइड होना है, तो वो टकराव रहता है। और वो सारी बातों के बीच में ही जो है कोविड-19 ने उनकी ऐसी स्थिति कर दी। लेकिन ये मानना कि श्रीलंका कंगाल हो गया, नहीं, तो जल्दी ही इससे बाहर निकलेगा। और जो है ये सही मौका है जब हमारी सरकार को श्रीलंका की मदद के लिए आगे आना चाहिए। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत छोटी सी जनसंख्या है, हम वहाँ पेट्रोलियम की कीमत है, हमारे पास एक ठीक ठाक रिजर्व है, हम उसकी पेट्रोलियम में मदद कर सकते हैं, अन्य चीजों में मदद कर सकते हैं, रुपया में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा है कि जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसका उचित इस्तेमाल हमारी सरकार समय पे करती है। हमें ये क्राइसिस से पहले श्रीलंका के साथ खड़े हो जाना चाहिए था और श्रीलंका एक अस्थायी दोस्त बनाते। और ऐसे भी हमारे तो जो है श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक संबंध है, और रावण और राम की कहानी वहाँ से जुड़ी होने की लंका की बात। बिल्कुल। राजेश भारती जी, श्रीलंका की बदहाली का एक कारण भारी भरकम कर्ज भी बताया जा रहा है कि कर्ज तो उसने ले लिया है विदेशों से, लेकिन अब वो चुका नहीं पा रहा है। इसे भी मान लिया जाए ये जो चीजें अभी तक हो रही हैं? नहीं, देखिए, जो उसका जो डेप्थ रेशियो है वो 94% था 2019, जो अब जो है 119% हो गया उसकी जीडीपी का 2020। यदि डेप्थ रेशियो के बेस पे यदि हम इकोनॉमी को मेजर करें तो यूएस का देख लीजिए, इंडिया का देख लीजिए, दोनों का डेप्थ रेशियो जीडीपी के परसेंटेज में हाईएस्ट है। देखिए, अगर इकोनॉमी ठीक चल रही है आपकी, अगर इकोनॉमी के साथ कोई क्राइसिस नहीं, इकोनॉमी प्रॉपर रन कर रही है, तो उस स्थिति में ये जरूरी नहीं होता कि जो है या देश जो है हमने बहुत सारा कर्ज ले लिया, हम इसीलिए कमजोर हो गए, इसीलिए हम पीछे रह गए। जो है ऐसी स्थिति, यदि इकोनॉमी आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग है, इकोनॉमी की एक्टिविटी चल रही है, आपके तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों। अब श्रीलंका की इकोनॉमी टर्सरी सेक्टर का रोल हायर साइड है, और टर्सरी में भी टूरिज्म सेक्टर का हायर साइड रोल। तो वो जो है मैं इसको जो है कि सरकारें जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी को जो है डेप्थ देना ही पड़ता है, और डेवलपिंग इकोनॉमी बिना डेप्थ के आगे बढ़ नहीं। तो डेवलपिंग इकोनॉमी को ये सारी चीजें जो है करनी ही पड़ती है, और मुझे नहीं लगता कि इसको जो है इशू बनाना चाहिए। निश्चित रूप से चीजें खराब हो जाती है तो लगता है कि ये ऐसा जो है क्यों तो। बिल्कुल। यामिनी जी, आपसे एक सवाल मेरा यह है कि श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज लगातार है, और अकेले अगर चीन की बात करें तो श्रीलंका के ऊपर 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। तो चीन ने भी कहीं ना कहीं अपना दबाव जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, या चीन तो हमेशा मौका परस्त रहा ही है, वो हमेशा से पैसे देकर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो क्या इस वजह से भी श्रीलंका पर ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं? जी देखिए, प्रेशर तो बन ही जाता है क्योंकि चीन से उन्होंने काफी पैसा उठाया है, और चीन ने भी अपना विस्तार जो है कर्जे के माध्यम से, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो और देश हो, उनमें कोशिश करने की कोशिश की है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के द्वारा भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में निवेश करता आ रहा है। अब जहां तक प्रेशर बनाने की बात है, प्रेशर तो काफी बन जाता है जब वो डेट नहीं पे कर पाएंगे और उनके ऊपर मुसीबतें आएंगी। पर उन्होंने जहां तक है IMF पे लोन के लिए अप्लाई किया है,
और माना जा रहा है कि उस लोन को सैंक्शन होने में थोड़ा समय लगेगा, जिसके तहत वो प्रेशर थोड़ा सा ईज हो जाएगा। पर चीन की जो स्थिति है उसके उनके पॉलिटिकल या उनके इकोनॉमिक उसके दृष्टिकोण से वो काफी हद तक स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उसने उसको कर्जा दे रखा है। तो बिल्कुल, मतलब जैसे श्रीलंका की बदहाली के कई कारण जो है वो निकल कर आ रही हैं। अब इसमें एक कारण और ये भी है कि श्रीलंका के ऊपर भारत और जापान जैसे देशों के अलावा आईएमएफ जैसे संस्थानों का भी लोन उधार है। तो ये किस तरीके की संस्थाएं होती हैं और कैसे ये लोन देती हैं? ये देखिए, आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के हिसाब से शुरू हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इसलिए लाया गया था ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन सके वर्ल्ड इकोनॉमीज में। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है जो आयात निर्यात है या जो पैसा बाहर से हमारे यहाँ आता है या हम बाहर लगाते हैं, उसकी एक स्टेटमेंट है, वो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। उसमें कभी भी दिक्कतें उठती हैं, जब कोई देश मुसीबत में आता है, बाहर की मुद्रा में पैसा देने के अंदर, तब जो है ये इंस्टीट्यूशन उन देशों को पैसा देती है। ये डेवलपमेंट चीजों के लिए भी पैसा या क्रेडिट मुहैया कराती है। अगर आपको इंपोर्ट करना है या कहीं से कुछ लेना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो ये अपने एसडीआर अकाउंट से भी आपको कुछ क्रेडिट देती है, जिससे आप वो पैसा लेकर के अपनी कुछ जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। तो इन इंस्टीट्यूशंस का ये काम रहता है। पर जब ये पैसा देती हैं, तब ये पैसे के साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखती हैं कि आपको ये करना जरूरी है। जैसे जब हमने भी पैसा लिया था, तब हमें इन्होंने कहा था कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइए, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आए थे हमारे रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर, ताकि चीजें बेहतर हो सकें। तो वैसे ही ये कुछ कंडीशंस रखती हैं जिसके तहत ये लोन देती हैं, और उनको मानना पड़ता है जब आप उनके पास से लोन उठाते हैं। बिल्कुल। राजेश भारती जी, एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका में जैविक खेती को बहुत महत्व दिया गया। अब जैविक खेती के कारण श्रीलंका में खाद्यान्न की किल्लत हो गई है। जब खाद्यान्न की किल्लत हो गई है तो उत्पादन में कमी आई है, और जब उत्पादन में कमी आई है तो महंगाई की दर अपने आप बढ़ गई है। इस बात के पीछे कितनी सत्यता आप समझते हैं? नहीं, ये सब बातें ऐसा है कि जब तिल के तार बनाने की बात है, माने इकोनॉमी में फूड ग्रेन की जो श्रीलंका की वो थोड़ी सी जनसंख्या और उसकी जीडीपी का साइज भी जो है उसके फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अधिक नहीं। तो वो जो है ये क्राइसिस जैविक खेती जो है श्रीलंका एक रिफॉर्म्स की तरफ, एक मॉडर्न कंट्री बनने की तरफ जा रहा था। और ये देखिए कि एक और बात जो सारी दुनिया को अंततः समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएनओ हमने बनाया, और यूएनओ ने वर्ल्ड इकोनॉमी के जो है ये स्ट्रक्चरिंग के लिए भी और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी जो है, तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्ट दोनों चीजें हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है समय समय पे मैक्सिको, कभी इटली, कभी पुर्तगाल, दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग समय पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ जो जुड़ के वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो चलने का कॉन्सेप्ट है। और दुनिया में जब तक डॉलर एक डोमिनेंट करेंसी रहेगा, आज सारा क्राइसिस श्रीलंका का क्यों है? क्योंकि डॉलर की कमी। आज वो हमारे साथ ट्रेड रुपया में कर सकता है, श्रीलंकन करेंसी को हम ले सकते हैं और हम उनसे अपनी करेंसी में कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका ही नहीं दुनिया का हर देश ट्रेड जो है डॉलर में करना चाहता है। और डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, और डॉलर तो एक ऐसी करेंसी है जहां वो लाभ जब तक के ही स्थिति में रहता है तो डॉलर वहां रुका रहता है। जैसे किसी इकोनॉमी में खतरा नजर आता है तो डॉलर वहां से निकल लेता है, चल देता है, और वो देश क्राइसिस में फंस जाता है। तो सारी दुनिया को के अलग अलग देशों को, कोई भी देश का भी शिकार, भारत भी इसका शिकार हो सकता है इस समय आने कभी। आपको डॉलर पे डिपेंडेंसी घटानी पड़ेगी। दुनिया में जैसे यूरो है या जापान का येन है या और करेंसी है, या आप कुछ देशों के साथ जो है आप अपनी करेंसी में ही ट्रेड कीजिए और उसकी करेंसी आप अपने यहाँ एक्सेप्ट कीजिए। जब तक दुनिया इस तरफ नहीं चलेगी, अमेरिकन डोमिनेंस हम कह रहे हैं कि जैसे यूक्रेन वार चल रहा है, अमेरिका कमजोर पड़ गया, नहीं, आज भी दुनिया की इकोनॉमी तो डॉलर पे ही चल रही है। तो वो अलग चीज है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मिलिट्री स्ट्रेंथ में कहाँ क्या चेंज हो रहा है, लेकिन वो जब तक कि इकोनॉमी के लेवल पे चेंज नहीं होगा, डॉलर को रिप्लेस करने की जरूरत है, या डॉलर को इतनी प्रमुखता जब तक देंगे
कोई भी देश श्रीलंका बन सकता है, कोई भी देश मैक्सिको बन सकता है, पुर्तगाल। बिल्कुल। आप इसे कितना सही मानेंगे राजेश भारती जी कि चीन के कर्ज की जाल में बुरी तरीके से श्रीलंका फंस गया है? और देखिए, ये चीन का जो कर्ज का एंगल है वो तो एक हद तक ठीक है कि चीन के साथ जो है श्रीलंका ने इस तरह से कर्ज दिए और श्रीलंका में जो है उन्होंने बंदरगाहों के निर्माणों के या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में जिस तरह निवेश किया, तो ऐसा है कि जब भी कोई निवेश होता है ना, तो निवेश में कई बार काउंटर गारंटी का एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी। हमारे देश में जो है एक मुद्दा हुआ था 96 के चुनाव के पहले, जब शरद पवार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तो एक अमेरिकन कंपनी थी, एनर्जी कंपनी एनरॉन, वो महाराष्ट्र के डाबोल में एक एनर्जी प्लांट लगाने था। तो उस प्लांट के लिए लेकिन वो काउंटर गारंटी चाहती। काउंटर गारंटी का मतलब है कि यदि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक मिनिमम रिटर्न नहीं देता है, तो जो रिटर्न में कमी होगी उसकी भरपाई वो करेगा जो काउंटर गारंटी देगा। तो भारत सरकार से काउंटर गारंटी की बात हो रही थी और इस मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा गया था। 96 का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव। और 13 दिनों की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इसी को बनाया था कि भारत को गिरवी रखने का प्रयास हो रहा है, भारत को बेचा जाएगा, हम काउंटर गारंटी देंगे। और आप ये देखिए कि जब सरकार बनी है तो 13 दिनों में जो वाजपेयी की सरकार ने जो एक फैसला किया है वो एनरॉन कंपनी को काउंटर गारंटी देने का। तो श्रीलंका में भी काउंटर गारंटी का जो एंगल है वो तो निश्चित रूप से जो है निवेश पे जब आप काउंटर गारंटी देंगे और निवेश से उचित रिटर्न नहीं आएगा तो फिर सरकारों को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। पाकिस्तान के साथ भी जो है यही स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो है और चाइना बहुत सारे निवेश खासकर जब कंट्री टू कंट्री करता है तो काउंटर गारंटी के तहत करता है। वो चालाक इन्वेस्टर है और उसके जाल में यदि आप फंसते हैं तो उसकी कीमत चुकानी। एक एंगल ये है, हाँ। लेकिन एक मात्र नहीं। बिल्कुल राजेश भारती जी, एक थोड़ा सा राजनीतिक एंगल भी है इन सब चीजों को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक परिवार ने मिलकर बदहाल किया है। सत्ता पर जो काबिज है श्रीलंका की वो राजपक्षे ब्रदर्स हैं और उन जो खराब आर्थिक स्थिति है उसके पीछे जिम्मेदार वो बताए जा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो श्रीलंका में जो है राजपक्षे फैमिली के आने के बाद महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, फिर अपने ब्रदर को राष्ट्रपति बना देते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये एक परिवार के हाथों में श्रीलंका जिस तरह चला गया है और राजपक्षे परिवार को लेकर वैसे महिंद्रा राजपक्षे ने एलटीटी के खात्मे के लिए जो उनको क्रेडिट गया है श्रीलंका में जो इंसर्जेंसी और बाकी बातों के लिए, उसके बाद जो है और उस दौरान ही जिस तरह से ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ और महिंद्रा राजपक्षे के साथ जो सिंगली श्रीलंका के अंदर डेमोग्राफिकल तो जो सिंगली पॉपुलेशन है वो राजपक्षे के साथ जिस तरह खड़ी हो गई के साथ चलने के, तो वो एंगल है उस पर जो है निश्चित रूप से श्रीलंका आर्थिक रूप से जो है पिछले 10 वर्षों में बहुत बेहतर नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित रूप से जो है उस परिवार का भ्रष्टाचार या एक परिवार का डोमिनेंस जो है देश के लिए ठीक नहीं है। और अब तो लगता है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से राजपक्षे परिवार की विदाई चाहिए। बिल्कुल यामिनी जी, इन सारे मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है कि ये जो निकल कर आया है, आपसे इस पूरे मामले को लेकर अंतिम टिप्पणी जानना चाहेंगे। जी देखिए, ये स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है और इसके लिए जरूरी है कि रिफॉर्म्स लाए जाएं और सरकार अपना जो है घाटा वो कम करे और किसी तरीके से अपना जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, उसे बढ़ाए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो लाए जाएं ताकि ओवरऑल जो स्थिति है इकोनॉमी की वो बेहतर हो सके, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से लाए, चाहे वो भ्रष्टाचार कम करके लाए, चाहे वो किसी और माध्यम से ओवरऑल स्थिति को इम्प्रूव करके लाए। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। यामिनी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई और अर्थशास्त्र को लेकर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को समझाया। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो सोने की लंका आखिर क्यों कंगाल हो गई, कैसे श्रीलंका कंगाल हुई है, आखिर क्यों दाने दाने को मोहताज हुए हैं लोग, श्रीलंका की बदहाली के कारण क्या थे, तो उसके पीछे की चीजें ये निकलकर सामने आई है कि भारी भरकम कर्ज ने श्रीलंका को कंगाल किया है। विदेशी मुद्रा का जो भंडारण था वो समाप्त होने की कगार पर आ गया है, जिसके कारण कर्ज की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, फॉरेन रिजर्व को भी दिक्कत आ रही है और श्रीलंका पर तकरीबन 51
अरब डॉलर के कर्ज का बोझ है। अब इसके पीछे चीजें तो बहुत सारी बताई गई हैं, लेकिन इससे निकलने की चीजें यही निकल के बताई है कि उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, निर्यात पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो स्थिति है वो काबू में आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।